भारत अपने अमृतकाल के सफर में है। 2047 तक के 25 साल देश को विकसित भारत बनाने का सफर है। ऐसे में नीति निर्माताओं पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। देश की प्रगति, विकास और जन कल्याण में लोक सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है, सिविल सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल सेवा मात्र करियर नहीं, बल्कि ये देश के निर्माण और जनता की सेवा का अभियान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। ये दिवस अलग अलग स्तरों पर कार्य करने वाले सिविल सेवकों को ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा से ऊपर कुछ नहीं। जब देश अमृतकाल के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब नौकरशाही की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह से नौकरशाही इस संकल्प के साथ तैयार है और नौकरशाही को नागरिक केंद्रित करने की पहल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, वी श्रीनिवास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विरनाली डेका हमारे साथ हैं, जिलाधिकारी कोकराझार, असम से। आपने असम के गोलपाड़ा में पोषण क्लब की शुरुआत की थी, जिसके लिए आपको 2020 के पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया। डेका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में इस खास कार्यक्रम में। और हमारे बीच हैं सुधांशु पांडे जी, पूर्व सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आपको एक देश एक राशन कार्ड अभियान के क्रियान्वयन के लिए 2020 में पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं, सिविल सेवा की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में 16वें सिविल सेवा समारोह का उद्घाटन किया। आइए सुनते हैं क्या कहा उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर। सिविल सेवा दिवस की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र के आपके साथी कहीं अधिक वेतन पाते हैं, पर सिविल सेवा में कुछ खास है जो लोगों की सेवा और उत्थान करने का विशिष्ट अवसर देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवक केंद्र के शासन और राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता के माध्यम से सहकारी संघवाद को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विजन ऑफ द सरदार, द यूनिफाइड और मॉडर्न इंडिया continues to inspire and motivate civil servants, as also all of us across the country, to make exemplary contributions for the nation. It is our collective dharma to always keep the interest of Bharat uppermost. उपराष्ट्रपति ने लोक सेवकों से समाज के सभी वर्गों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा अब दूर दराज के गांवों से युवा प्रतिभाएं सिविल सेवा में शामिल हो रही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवा सरकार की रीढ़ है और देश को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Our civilizational ethos that date thousands of years ago. Our global image at the moment is the highest ever. The world today awaits voice of Bharat on global issues. Prime Minister Narendra Modi's statement in 2020, I quote, "The age of expansionism is over. This is the era of development," unquote. And in 2022, quote, "Today's era is not of war," unquote, became voice of the world, defining our global stance. Nation always first has ever to be our guiding principle. Those out of line need to reflect and revisit their thought process, as anything otherwise will be antithetical to our nationalism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की, साथ ही उन्हें और भी अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इन्हें आम नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ करता था, अब इसको 2 दिवसीय बना दिया गया, एकेडमिक बेस बना दिया गया। अलग अलग सत्र होते हैं जहां पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ आकर के अपने प्रस्तुतियां भी रखते हैं और फिर साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो पहले अधिकतर इंडिविजुअल
ऑफिसर या इंडिविजुअल ग्रुप्स पर आधारित होता था। अब उसको एक व्यापक स्वरूप दे दिया गया प्रतियोगिता के आधार पर। यह कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को उत्साहित और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा, ताकि वे विशेष रूप से अमृत काल के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान समान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें। 4 चिन्हित प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा, समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ सुगमतापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास, संतृष्टि दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रगति के लिए किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उपरोक्त 4 चिन्हित कार्यक्रमों के लिए 8 पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि नवाचारों के लिए 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। 2014 में राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस के मौके पर देश भर से 10% जिलों ने अपनी भागीदारी की थी, लेकिन अब यानी कि पिछले 9 सालों में एक परिवर्तन ये देखा गया। आज ये संख्या 760 जिलों से अधिक हो चुकी है, यानी कि 97% की बढ़ोतरी देखी गई है। श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीनिवास जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव है 9 साल का, क्या पहल थी, किस तरह से तमाम और जिलों को प्रोत्साहित किया गया कि ये भागीदारी आज इतनी बढ़ी हुई, यानी कि 97% ज्यादा जिलों की भागीदारी देखी जा रही है। अब राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस अप्रैल 21, 2023 को मनाया जाएगा। इस दौरान इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे और जो नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें 2014 में करीब 80 ज़िले ने पार्टिसिपेट किया था और आज की तारीख में 743 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें भाग लिए हैं। जो क्वांटम जंप इसलिए आया था कि जो स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वयं के स्तर पर रिस्ट्रक्चर किया गया है और रिस्ट्रक्चर इस आधार पर किया गया है कि यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन रहे और जो कॉन्टेम्प्रेरी प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स, जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स हैं, इनको चिन्हित करें और इनमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भाग ले सकें। साथ ही साथ जो इनोवेशन कैटेगरी है इसको ब्रॉड बेस किया गया है और इनोवेशन कैटेगरी को इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन स्टेट और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज में भाग लिया गया था। तो हर साल ये देखा गया कि इसमें क्वांटम इंक्रीज काफ़ी मैसिव रूप से देखा गया और आज के तारीख में यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन के तौर हम रीच कर सकें और नॉट ओनली पार्टिसिपेशन बट जो स्कीम ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी चेंज किए गए। सैचुरेशन अप्रोच की तरफ हम बढ़े हैं और सैचुरेशन अप्रोच इस बार मॉनिटर किया गया। पिछली वर्ष इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को मॉनिटर किया गया। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट, अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी में मॉनिटर किया गया। तो इस स्कीम को कॉन्स्टेंटली अपडेट और अपग्रेड किया जा रहा है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस एंड रेप्लिकेशन। जी, जिलों की भागीदारी तो बढ़ी है, साथ ही साथ जो इनोवेशन को लेकर जो एक पहल की गई है उसका भी एक बड़ा असर दिखाई दिया है। हमारे साथ सुधांशु पांडे जी भी मौजूद हैं। आपने एक देश एक राशन कार्ड को के सफल क्रियान्वयन को एक तरह से जो भूमिका निभाई उसके लिए भी 2020 में आपको सम्मानित किया गया। सुधांशु जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह के इनोवेशन का इस्तेमाल किया गया। एक देश एक राशन कार्ड एक तरह से एक बड़ा कार्यक्रम था जिसको कि पूरे देश में लागू कर पाना और बहुत कम समय में इसे सफल बनाया गया है। जी, ये परिकल्पना मूलभूत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई थी और उनका ये परिकल्पना थी कि हमारा सारा रिफॉर्म का फोकस वो आम आदमी की तरफ होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी को हम कितना आसान कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम सहूलियत दे सकते हैं कि वो किसी भी जगह देश में हो लेकिन उसके एंटाइटलमेंट का जो राशन है वो उसको मिलता रहे। तो इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और ये पूरी की पूरी स्कीम उस मुश्किल हालात में इंप्लीमेंट की गई जब कोविड-19 देश में फैला हुआ था
और करीब 2.5 साल में ये पूरी की पूरी स्कीम जो है पूरे देश में करीब 81 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको कवर करते हुए इम्प्लीमेंट की गई। और इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अभूतपूर्व रोल प्ले किया है। ये आप समझ लीजिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड एक आपके एटीएम कार्ड की तरह है कि जो आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी राशन की दुकान में जाकर के खाली अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे के अपनी उंगली लगा करके आप जो है आप अपना राशन वहां पर ले सकते हैं। और अगर आप अपने राशन को देश में 3 जगहों पर लेना चाहें तब भी वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। परिवार के 2 लोग एक शहर में ले सकते हैं, 2 लोग दूसरे शहर में ले सकते हैं, और बचा हुआ परिवार का एक सदस्य अगर गांव में रहता है तो उसको गांव में वो राशन मिलता रहेगा। तो ये अपने आप में अब इस समय 13 भाषाओं में मेरा राशन ऐप जो है वो भी लागू कर दिया गया है, जिसके ऊपर जाकर के आप अपनी राशन की दुकान आपके कितने नजदीक है उसको आप तलाश कर सकते हैं और वहां जाकर के अपना आप राशन क्लेम कर सकते हैं। जी, अब विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक संवाद, एक भावनात्मक रिश्ता कायम करना बहुत जरूरी है, जिसको हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र भी करते रहे हैं। देखा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कितना मुश्किल रहा आपको जब आप एक तरह से पोषण को लेकर काम करना आपने शुरू किया, और पोषण क्लब को बनाने के साथ ही साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ भी एक नए इनोवेशन, नए आइडिया को लेकर आप एक तरह से हम कहें तो ब्लॉक स्तर तक पहुंचना कितना मुश्किल था, क्या चुनौतियां थी? रितु जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिले कार्यक्रम में ग्वालपारा के शुरुआत में जब 2018 में शुभारंभ किया गया था तो पोषण या अन्य जितने भी लक्ष्य हमारे थे उसमें प्रदर्शन हमारी बहुत ही खराब थी। तो हमने एक 2-pronged स्ट्रैटेजी लिया था। तो हमारी कार्य योजना 2-pronged थी। एक था कि मेटिकुलसली हम योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हम लोग करें, और दूसरा कि कई सारे नवाचार हम करें जिससे प्रॉब्लम्स का समाधान हम कर सके। तो जब 2018 में ये शुरू हुआ था तो हमने देखा कि पोषण से रिलेटेड या विकासात्मक जितने भी हमारे लक्ष्य थे उसमें प्रदर्शन हमारी खराब थी। सूचनांकों में 49 इंडिकेटर्स है, तो ये सारे इंडिकेटर्स में बहुत ही खराब प्रदर्शन ग्वालपारा का था। तो तब हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को हम एज की ड्राइवर्स एंड लीडर्स ऑफ बिहेवियरल एटीट्यूडनल सोसाइटल चेंज के रूप में हम बच्चों को ले सकते हैं, क्योंकि एक समुदाय में भी उदासीनता हम लोग देख रहे थे जो पोषण के जो रिलेटेड गोल्स है। तो फिर बच्चों को हमने इस काम में यूज किया, हमने प्रयोग बच्चों का किया, और साथ ही में हमने सोचा कि बच्चों की जो व्यक्तित्व विकास जो है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसमें भी ये काम आएगा। तो हमने ग्वालपारा के सभी 1698 स्कूलों में, विद्यालयों में ये क्लब्स लॉन्च किए, शुभारंभ किए इन क्लबों का, और बहुत ही कम समय में रिजल्ट्स फिनोमिनल थे। इन बच्चों ने 15,000 से अधिक बच्चों ने मेंबरशिप लिया था, और इन सारे विद्यालयों में इन बच्चों ने बाल सभा, बाल संसद सक्रिय किए। 800 से अधिक गांव है ग्वालपारा जिले में, तो इन सभी गांवों में इन बच्चों ने जो न्यूट्रिटिव आउटरीच प्रोग्राम है उनको इन लोगों ने सकारात्मक रूप से लिया है। और बच्चे जब एक परिवार के लीड रूप में रहते हैं तो माता पिता भी और ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। साथ ही में हमने ये देखा कि पिताओं को कैसे इस पोषण के फील्ड में लेके आया जाए, फोल्ड में लेके आया जाए, और ये सभी विभागों के समन्वय और अभिसरण का एक मैसिव एक्सरसाइज रहा था पोषण क्लब। साथ ही में डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ हमने किया, और इसके लिए आईटी का हमने बहुत ही ज्यादा उपयोग किया कि आईटी से हमको ये फीडबैक मिले कि कहाँ पे किस ब्लॉक में ज्यादा कुपोषण के केसेस है। जी, श्रीनिवास जी, हमने जिस तरह से देखा कि 2 क्षेत्रों में जब काम हुआ है तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा उसका हाथ रहा है। किस तरह से आकांक्षी जिलों के अभियान को भी अभी तक का अगर हम सफर देखें और यहां से अमृत काल में वो क्या नए लक्ष्य रखे गए हैं जो सिविल सेवकों के सामने हैं, जो उन्हें पूरे करने हैं, जो एक बड़ा परिवर्तन दिखाएंगे, जो कि विकसित भारत की एक तरह से दिशा और उसकी तैयारी पूरी करेगा? इस वर्ष सिविल सर्विसेज डे का थीम है विकसित भारत, एम्पावरिंग द सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इस थीम का जो प्रेरणा हमने लिया था ये माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडिपेंडेंस डे एड्रेस के दौरान, जब उन्होंने राष्ट्र को अमृतकाल के पीरियड में विकसित देश बनाने की लक्ष्य रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस इंडिया,
करीब 9000 सिविल सर्वेंट्स सिविल सर्विसेज डे के कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिए, इंटेंस पॉलिसी डिलिबरेशंस 2 दिन में किए हैं। एक मेजर थीम था जो इसमें डिस्कशन हुआ है, ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में 2 अवार्ड्स इस वर्ष दिए जा रहे हैं। और अप्रोच ये है कि सैचुरेशन अप्रोच जो 51 इंडिकेटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, बी इट एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ ही साथ एग्रीकल्चर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में किस प्रकार से सैचुरेशन अप्रोच हम जितना जल्दी पहुंच सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो पिछले वर्ष के उद्बोधन से प्रेरणा लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट एट 100 विजन डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एट 100 विजन डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम अप्रोच ये रहेगा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। जी सुधांशु जी, आपने अपना पूरा जीवन इस सेवा को दिया है। एक बदलाव क्या आपको लगता है 2014 के बाद से? हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कई जो ऐसी पहल की गई हैं जिसमें भागीदारी भी बढ़ी है, जवाबदेही भी बढ़ी है और जिसका असर जमीन पे दिख रहा है। अगर जमीन पे दिख रहा है तो उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, सम्मानित भी किया जा रहा है। क्या एक अप्रोच में कोई बड़ा बदलाव दिखा जिसका एक असर जमीन पे दिख रहा है? देखिए, सबसे जो बुनियादी परिवर्तन आया है वो ये है कि आज जो सिटीजन है वो सारी पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में है। जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो उसकी सुविधा के लिए, उन स्कीम्स को बिना पिलफरेज के किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उस तक पहुंचाया जाए, वो फोकस में रहता है। और साथ ही साथ उसको इस पूरी यात्रा में किस तरीके से भागीदार बनाया जाए, ये हमारी अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की इस समय है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड का ही मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि इस स्कीम ने अब तक करीब 104 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन पूरे कंट्री में जो है वो हिट किए हैं और करीब 190 लाख मीट्रिक टन राशन इस पोर्टेबल ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और कोविड के पीरियड में जब लोग बहुत माइग्रेट कर रहे थे, वापस अपने गांव जा रहे थे, उस समय करीब हर महीने 3.5 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे और आज भी 2 करोड़ से ज्यादा पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस पर मंथ हो रहे हैं और जिसमें से करीब 50 लाख पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस जो है वो आपके इंटर स्टेट है। और इंट्रा स्टेट में भी जो पिछड़े हुए जिले हैं उनसे लोग जो ज्यादा विकसित जिले हैं उनकी तरफ जाते हैं, जैसे राजधानी है, राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं वहां लोग काम की तलाश में जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनको अपना राशन, अगर पूरा परिवार उनके साथ है तो पूरे परिवार का राशन मिले और अगर कुछ सदस्य हैं तो उनके लिए मिले। अब सरकार की इन नीतियों की वजह से यह भी कोशिश की जा रही थी कि हम पूरे के पूरे विभाग में किस तरीके के परिवर्तन लाए और उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो एक समय में जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हमेशा ये आरोप लगाया जाता था कि यहाँ पर बहुत वेस्टेज है। मैं आपको फिगर्स शेयर करना चाहूंगा कि अब जो टोटल वेस्टेज वहां पर है उसका फिगर 0.003% हो गया था लास्ट ईयर तक। तो ये जो पब्लिक में और ये कैसे संभव हो पाया, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके। हर वेयर हाउस में कैमरास का इंस्टॉलेशन हुआ है, मूवमेंट को कैसे मॉनिटर किया जाए वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है। ट्रक्स के जो मूवमेंट है उनको मॉनिटर किया जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग को मैकेनाइज किया जा रहा है जिससे कि जो है एफिशिएंसी आपकी बढ़े और लॉसेस जो है वो जो आप हुक डालते थे पहले बोरी में, उससे बोरी का भी डैमेज होता था और नुकसान होता था। अगला कार्यक्रम इसी तरीके से स्टोरेज के ऊपर चल रहा है और स्टोरेज को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए। साइलोज पूरे देश में करीब 110 लाख मीट्रिक टन के साइलोज बन रहे हैं और उनसे जो है आपकी स्टोरेज की लाइफ बढ़ेगी, 4 से 5 साल हो जाएगी और स्टोरेज लॉस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी नीतियां हैं, कदम है सरकार की तरफ से
और सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को किस तरीके से फायदा दिया जाए। पूरा का पूरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो डिजिटल कर दिया है। ये सारी वो समस्याएं हैं क्या सुधांशु जी जो एक लंबे समय से देश में थी, यानी कि राशन कार्ड को लेकर भी जो धांधलियां थी, पारदर्शिता की कमी थी, ये सारे वो मसले थे जो लगातार उठते रहे हैं। और आज की तारीख में जो बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं, आपने कृषि का जिक्र करा, कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से बेहतर करने की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके बाद एक जो बड़ी जिम्मेदारी देखी जाती है वो सिविल सर्वेंट्स की ही देखी जाती है। या हम स्वास्थ्य की भी बात करें, डेका जी आपके पास आना चाहूंगे और जानना चाहूंगी कि किस तरह से आकांक्षी जिलों का एक तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट्स को इस अभियान के तहत सौंपी गई। क्या आपको लगता है इस तरह की चुनौतियां क्या पहले नहीं दी जाती थी, या ये चुनौतियां मिलती हैं तो सिविल सर्वेंट्स को भी एक नया जोश होता है आगे उन टारगेट्स को पूरा करने में? जी रितु जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब चुनौतियां होते हैं, जब लक्ष्य होते हैं, जब गोल होते हैं, जब हर एक सूचनांक का एक मेजरमेंट किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक नई जोश हमको मिलती है और साथ ही में एक प्रेरणा हमको मिलता है। एक लक्ष्य जब होता है इंसान को तो डेफिनेटली उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो हम सिविल सेवक ही नहीं, पूरा जो जिले का टीम रहता है, हमारे साथ जो अन्य विभाग है, तो कई सारे क्षेत्रों में हमने ऐसे कुछ पहल किए हैं, ऐसे कुछ नवाचार किए हैं कि इन सारे विभागों का एक समन्वय रहा, एक अनुसरण रहा, अभिसरण एक विभागों का रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप हमने किया है और आकांक्षी जिले कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था कि देश के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, जो सूचनांकों में सबसे लैगिंग जो जिले थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसके बाद एक मैंडेट हमको दिया गया था कि या तो एक संतृप्ति इन सूचनांकों में हम अचीव करें, सैचुरेशन अचीव करें और बेस्ट इन स्टेट फिगर्स अचीव करें। तो जब आपका जिला लैगर्ड है, उसको कैसे हम स्टेट लेवल के बेस्ट तक लेके जाए, कंट्री लेवल के बेस्ट तक लेके जाए, तो उसमें हम लोगों को ही नहीं, कलेक्टर्स को ही नहीं, पूरे जिले के टीम को एक तो एक अवेयरनेस जनरेशन उनकी हो गई थी कि ये हमको अचीव करना है। दूसरा एक हो गया था कि हर महीने कुछ सूचनांक ऐसे है जो फोर्टनाइटली मेजर किया जाता है, कुछ ऐसे है जो मंथली है। तो हर फोर्टनाइट, हर महीने हमको हमारी परफॉर्मेंस पता चलता था कि बाकी जो आकांक्षी जिले हैं इनके रिलेशन में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एरियाज में और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बनाया जाए। तो एक नई जोश जितने भी आकांक्षी जिलों में अगर जब जाते हैं, जब कोई विजिट करता है, तो डेफिनेटली नया एक जोश पूरे टीम में दिखाई देता आया है। जी प्रधानमंत्री शुक्रवार को देश भर के सिविल सर्वेंट्स को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के मौके पर। श्रीनिवास जी, हम देख रहे हैं जो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि ये चुनौतियां पहले भी थी, ये समस्याएं भी थी, समस्याओं के हल ढूंढने की बात तो होती थी, लेकिन इस तरह के पहल की कहीं कमी क्या लगती है आपको? ये सिविल सर्वेंट्स, खासकर जो नए सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या आपको लगता है उनके लिए एक नया जोश प्रधानमंत्री अपने हर संबोधन में देते हैं और शुक्रवार को एक बार फिर जब वो तमाम सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे तो एक टारगेट के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ होंगे वो अमृतकाल के लिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को बहुत गहराई से समझते हैं और हर प्रयास उनका रहता है कि गवर्नेंस मॉडल को निरंतर इम्प्रूव करते रहें और सुशासन की ओर जितने कदम लिया जा सकते हैं उनकी ओर कदम लिया जाए। जी, उनका मेजर फोकस था कि ये जो अवार्ड्स जो प्राप्त कर रहे हैं, ये अवार्ड्स एक रोल मॉडल रहे और हजारों ऑफिसर्स इसमें भाग लेते हैं और अवार्ड तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल क्लाइंब है और वहाँ जब वो ऑफिसर अवार्ड प्राप्त करता है, इसको रेप्लिकेट और डिसेमिनेट करें, तो इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं, रेप्लिकेशन और डिसेमिनेशन। इसमें नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार्स किए गए हैं, साथ ही साथ रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी किए गए हैं। एक डेडिकेटेड पोर्टल खोला गया, अभिनव पहल, जिसमें अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के क्षेत्र में क्या नए पहल किए गए हैं अवार्ड विनर्स द्वारा, इनकी आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। जी, तो प्रेरणा जो मिलता है उनके उद्बोधन से, जो नेशन फर्स्ट अप्रोच है, जो सिटीजन फर्स्ट अप्रोच है, इसको
बहुत ही प्रेरणादायी मैंने पाया हूँ। जी सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, सिविल सेवा को मात्र करियर के तौर पर नहीं देखा जाता। ये माना जाता है कि देश की सेवा करने के भाव से सिविल सर्वेंट्स इस परीक्षा में बैठते हैं और फिर आगे देश को बढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव राजनीतिक इच्छा शक्ति और पूरे सोचने समझने के तरीके में भी एक आया है? जी बिल्कुल, इसका असर दिखाई दे रहा है। बात जो है, जो जितने भी प्रोग्राम्स और जिस तरीके के इनोवेशंस फील्ड में हो रहे हैं, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर लगेगा कि इस समय जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं, उनको कितना इंस्पिरेशन है और वो देश के उत्थान के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। तो ये पहल जो है ये राजनीतिक स्तर पे आती है, इंस्पिरेशन वहां से मिलती है और उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सोल्जर्स हैं ऑन द ग्राउंड और उनकी कोशिश ये होती है कि उस नीति को सफल तरीके से कैसे वो इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक उस प्रोग्राम को ले जाएं। ये उनका हमेशा अपनी तरफ से जो है प्रयास है। जी हाँ बिल्कुल, जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षा बन जाएं, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। और इसी सोच के साथ आकांक्षी जिले में विकास की गति हो या फिर अन्य योजनाओं को अंतिम छोर तक बिना किसी बाधा के सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना हो, 2014 से शासन में आए बदलाव का जीवंत उदाहरण है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं 15वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के, भारत के आजादी के अमृतकाल के इस सफर के लिए जो लक्ष्य रखे थे, आइए उन्हें एक बार सुनते हैं और हमें दीजिए अनुमति। हमारे तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बहुत धन्यवाद। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे, हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो। कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बने।